ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के शो में बातचीत का आगाज हम करेंगे G7 और यूक्रेन पीस समिट के हवाले से। इस बात का भी जायजा लेंगे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट में काफी नुमाया रहे। इस बात का भी जायजा लेंगे इन दोनों समिट के नताइज क्या निकले। थोड़ी सी बातचीत पाकिस्तानी सूरत हाल से भी करेंगे। क्या शहबाज शरीफ अपने इस दावे पर अमल कर सकेंगे कि पाकिस्तान जल्द IMF की इमदाद के बगैर भी चल सकेगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइल की वॉर कैबिनेट तोड़ दी है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो चलिए आज की बातचीत का आगाज करते हैं अपने इस G7 समिट के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि इस समिट का अहम रुख क्या है? देखिए, इस समिट के कई अहम रिजल्ट्स हैं, मैं ये कहूँगा। उनमें सबसे बड़ा रिजल्ट मैं शुरू में बता देता हूँ, आगे बातचीत करने से पहले। सबसे बड़ा रिजल्ट तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि जो ये G7 का समिट हुआ है, ये मेरे हिसाब से रूटीन का समिट है। दुनिया के जो 7 बड़े अमीर मुल्क हैं वो इकट्ठे हुए, और 7 वो अमीर मुल्क हैं जो जिनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक वेस्टर्न वर्ल्ड से है, एक्सेप्ट जापान के अलावा 6 जो देश हैं इसमें इकट्ठे हुए। वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ये सब के सब वेस्टर्न दुनिया के मुल्क हैं। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अब दुनिया में सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड ही अमीर देशों की वर्ल्ड नहीं है। इसके अलावा भी बड़े बड़े ब्लॉक बन गए हैं, जैसे ब्रिक्स है। ब्रिक्स में अब ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका अगरचे इतना अमीर मुल्क नहीं है, मगर वो अफ्रीकन यूनियन को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन रिसोर्सेज के एतबार से तो बहरहाल बड़ी अमीर जगह है। ये अलग बात है कि वहाँ पे करप्ट लीडर्स अफ्रीका के मुल्कों में रूल कर रहे हैं। वो बाय द वे बहुत सारी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रूल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अफ्रीका के अवाम को वो सहूलतें नहीं हैं जो मिलनी चाहिए। एनी हाउ, G7 इज़ अ क्लब ऑफ रिच कंट्रीज़। जो कभी G8 हुआ करता था, रशिया उनका हिस्सा होता था, रशिया को बाहर निकाल दिया। तो अब ये G7 है। अब G7 में चाइना नहीं है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। तो चाइना का इसमें ना होना बहरहाल G7 की कोई बहुत अहमियत को आगे नहीं लेकर जाने वाली बात। इसी तरह G7 में भारत को भी, G7 तो फिर नहीं रहेगा, G8, G9, G10 हो जाएगा। तो भारत को भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि भारत भी इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि G7 को अगर आप इस तरह फैलाएंगे तो G20 बन जाएगा, और G20 तो ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है और गालबन चाइना भी उसका हिस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल में G7 बुनियादी तौर पर वेस्टर्नर जो रिच देश हैं उनकी ये क्लब है, और उन्हीं के फैसले होते हैं। जापान चूँकि वेस्टर्नाइज्ड ही हो चुका हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जापान उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड चाहती है। और यह हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी के अमीर मुल्क हैं वो इस क्लब में हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी में भारत बहरहाल बहुत इम्पॉर्टेंट देश है। मैं समझता हूँ कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो शायद इन सब मुल्कों से ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। सब मुल्कों से ज़्यादा बड़ी डेमोक्रेसी, अपने साइज़ में भी, अपने पोटेंशियल में भी। तो सबसे जो बड़ा अहम रुख है इस G7 मीटिंग का, वो ये था कि रूस के ख़िलाफ़ बातें हुई, जो जाहिर है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे हुए थे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और उनको पूरा मौका दिया गया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के ख़िलाफ़ अपनी बातें करें। और वो चूँकि कर भी सकते हैं, इसलिए कि ये जो G7 कंट्रीज़ का ब्लॉक है ये सारे का सारा एंटी रशिया है, और उन्होंने बातें की, चीन को कर्ब करने की बात की, और इस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट था। लेकिन इन द एंड अगर मैं ये कहूँ, इटली की इम्पोर्टेंस बड़ी है। इटली कभी भी वर्ल्ड स्टेज पे
ड्यूरिंग द पास्ट 30-40 ईयर्स में इतना इम्पॉर्टेंट देश नहीं रहा। तो इटली ने होस्ट किया, इटली की इम्पोर्टेंस बढ़ी, और ख़ास तौर पर जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी नुमाया नज़र आई। वो एक हीरोइन के तौर पर सामने आई और पूरी दुनिया की वर्ल्ड स्क्रीन्स, जो वर्ल्ड की टीवी स्क्रीन्स हैं, यूट्यूब की स्क्रीन्स हैं, उसमें वो छाई रहीं, और उनका नाम इस समिट की वजह से बहुत आगे गया और वो बहुत जानी गई दुनिया भर में। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं सम अप करूं जिस बात से मैंने आगाज़ किया था कि इस G7 समिट की सबसे बड़ी कामयाबी जो थी वो जॉर्जिया मेलोनी का वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव करना है। आपने कहा कि जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हुई, तो क्या हम इससे ये समझें कि दरअसल G7 का नतीजा और इतना बड़ा नहीं निकला, सवाए इसके कि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो अपनी लाइमलाइट क्रिएट करने में कामयाब हुई? जी, इसलिए वो अपनी लाइमलाइट क्रिएट करने में कामयाब हुई कि वो होस्ट थी और वो यंग पॉलिटिशियन हैं, और उनके बारे में ये सारी दुनिया जानती है कि वो एक फार राइट की पार्टी या राइट विंग की पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो ना वो इकोलॉजी के मामले में यानी माहौलियात के मामले में उतनी ऑन बोर्ड हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे एबॉर्शन का मसला है, उसमें भी वो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के, उनके साथ हम आहंग नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि उन्होंने यूक्रेन की सपोर्ट दिखाई, वेस्ट का साथ दिया, वो खुद भी वेस्ट का हिस्सा है, तो इसलिए वेस्ट के लीडरों ने उनको बहुत सराहा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वेस्ट के लीडर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो G7 क्लब के मेंबर्स हैं, उसमें फ्रांस के सदर मैक्रॉन हो, वो भी इस वक्त अनपॉपुलर हैं, उनको भी इलेक्शन का सामना है। ऋषि सुनाक जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऋषि सुनाक खुद तो अच्छे खासे पॉपुलर है मगर उनकी पार्टी बहुत अनपॉपुलर है, तो वो भी अगला इलेक्शन अपेरेंटली यही लगता है जीतते नज़र नहीं आ रहे, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ हारिव खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे ट्रूडो साहब कनाडा में काफ़ी अनपॉपुलर हैं, और अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो शायद ये हार जाएं, खैर कोई पता नहीं, जब ये सितंबर 2025 में इलेक्शन होंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो ये भी कोई इतने पॉपुलर लीडर इस वक्त नहीं है, और जर्मन के चांसलर वो भी कोई इतने पॉपुलर लीडर नहीं है, और ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो इस वक्त के जो पोल्स हैं बता रहे हैं कि वो भी ट्रम्प से कम पॉपुलर हैं। तो इन सब लीडरों में अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो तो जॉर्जिया मेलोनी थी, और वो मज़ीद पॉपुलर हुई। रिलेटिवली यंग हैं, अगरचे ऋषि सुनाक भी यंग हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी यंग हैं, मैक्रॉन भी यंग हैं, मगर ये अब इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो उनकी जो है यूक्रेन के हक में पॉलिसी जॉर्जिया मेलोनी की, उसने गर्विदा किया वेस्ट के तमाम इन लेफ़्ट के लीडर्स। बाइडन भी लेफ़्ट के हैं, ट्रूडो भी लेफ़्ट के हैं, मैक्रॉन सेंटर राइट के हैं, चांसलर जर्मन जो हैं वो भी सॉर्ट ऑफ लेफ़्ट के हैं। तो वो सब बड़े आशिक हुए जॉर्जिया मेलोनी के कि भाई ये राइट की होने के बावजूद जो हमारा मौक़िफ़ है यूक्रेन के बारे में उसको सपोर्ट करती हैं। और फिर उनकी सेल्फियाँ, उनकी ग्रीटिंग के जो अंदाज थे, तो इससे वो बहुत पॉपुलर हुई और वो एक स्ट्रॉन्ग यंग लीडर के तौर पर इमर्ज हुई हैं, अनप्रेसिडेंटल जी, एक आइकॉन के तौर पर। हाँ, अब आप देखिए ये G7 के लोग थे, इसमें जो जापान एक द ओनली कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री नहीं है वो उनका हिस्सा है। तो जापान के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कोई बहुत पॉपुलर नहीं है। तो जॉर्जिया मेलोनी वर्ल्ड के अनपॉपुलर लीडर्स को उन्होंने बुलाया, अगरचे वो सब G7 के लीडर्स हैं, तो वो उसमें वो सब इकट्ठे हुए, तो वो खुद इस वक्त पॉपुलर हैं। यूरोपियन यूनियन में भी उनकी पार्टी अभी अच्छे स्कोरिंग किया उन्होंने।
तो आपका ये पूछना कि क्या उनकी अपनी लाइमलाइट में आने की कामयाबी के अलावा G7 की कोई कामयाबी है, तो मुझे फ्रैंकली नहीं नज़र आता कि G7 का कोई बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ये सब लीडर आपस में मिले हैं, ये वैसे भी एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, वैसे भी ये एक दूसरे के हम ख्याल हैं, और इत्तेफाक से मेलोनी के अलावा सारे लीडर ही 19-20 के फ़र्क के साथ लेफ़्ट के ही हैं और सारे के सारे ही अनपॉपुलर हैं अपने अपने मुल्कों में। तो वाकई हम कह सकते हैं कि ये G7 का जो समिट है, इसका जो एंड रिजल्ट बनता है वो जॉर्जिया मेलोनी की पॉपुलैरिटी, उनका लाइमलाइट में आना है। चलिए, अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट में काफ़ी नुमाया रहे, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की केमिस्ट्री जो है और दोस्ती जो है वो बहुत मिलती है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ। बहुत अच्छे उनके टर्म्स हैं। जॉर्जिया मेलोनी भारत भी जा चुकी हैं और भारत को बहुत पसंद करती हैं। इस G7 में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने सभी लीडरों को नमस्ते करके ग्रीट किया। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही नमस्ते नहीं किया, उनको अगर वो नमस्ते करती तो बात समझ आ सकती थी, क्योंकि शायद जर्मन प्रोनाउंसिएशन में नमस्ते को नमस्ते बोलते हैं, जो मैंने टीवी स्क्रीनों पे देखा। तो उन्होंने सबको, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को भी नमस्ते किया, बाइडन जी को भी नमस्ते किया, मैक्रॉन को भी नमस्ते किया। अगर नमस्ते से किसी को प्रॉब्लम हो सकता है G7 के कंट्रीज़ में से, तो वो सिर्फ ट्रूडो को हो सकता है। वो भी चूँकि ट्रूडो साहब की केमिस्ट्री नहीं मिलती प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो मगर मेलोनी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट वाला मामला है, इवन प्यार वाला मामला है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और ये पुराने भी हैशटैग चलते रहे मेलोडी के नाम से, यानी मोदी और मेलोनी अगर इनको मिला दिया जाए तो मेलोडी। मेलोडी वैसे भी एक ऐसा वर्ड है जो हम समझते हैं इंग्लिश में जैसे वो एक कूल सा शब्द है। तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने जो एक फ़ोटोशूट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उसको जो खुद उन्होंने ट्वीट किया, जिसको मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने विद इन फ्यू आवर्स देखा, उसमें भी उन्होंने हैशटैग मेलोडी ही बनाया। तो या चलिए मेलोडी कह लीजिए, मैं उसको मेलोडी भी बोलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मेलोडी एक कूल वर्ड है, तो मेलोडी कह लीजिए। तो मेलोनी मोदी, उसका मिक्स लफ्ज़ एक बना हुआ है मेलोडी। और ये कोई नया नहीं है, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने भारत का विज़िट किया था तो तब से उन्होंने किया। और उनको ये अंदाज़ा है कि जब भारतीय खुश होते हैं तो फिर मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ आते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत पॉपुलर हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से आपने जब ये पूछा कि उनके इस दौरा में उनको क्यों, इस समिट में क्यों इतनी अहमियत दी गई, इसलिए कि वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं और उनका ये पहला दौरा था 3rd प्राइम मिनिस्टरशिप में, यानी जो उनकी हैट्रिक हुई है, तो उनका पहला फॉरेन ट्रिप था। तो और वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह पे था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो G7 का जो है उसमें भी उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेशन था, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत की। हालांकि इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है। G7 में सिर्फ G7 या G8 मैं कहूँगा, यूरोपियन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है, वो ऑलरेडी बड़े अरसे से इनका हिस्सा है। तो वो हालांकि G8 कर देना चाहिए यूरोपियन यूनियन का नाम देके। आई डोंट नो क्या टेक्निकलिटीज़ है, क्यों उसको G8 नहीं कहते, चूँकि रशिया को निकाल दिया था तो उस वक्त ये G9 थे मेरे हिसाब से, अब ये G8 है, मगर कहते हैं इनको G7 है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या प्रिंस सलमान हों सऊदी अरब के, ये सब के सब भी वहाँ गए हुए थे, यानी कुछ ऐसे देश भी थे जिनको बुलाया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत की तरफ से कई सालों से G7 में जा रहे हैं। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी चूँकि एक इमर्जिंग इकॉनमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अहमियत मिली। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं वो बहुत से वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो G7 के मेंबर्स हैं उनमें से सिवाय बाइडन के साथ नहीं हुई, इसलिए कि बाइडन के साथ भारत के जो हैं तल्लुकात वो 24 घंटे रहते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं थी बाइडन के साथ मिल बैठने की उनको। मगर उनकी ट्रूडो के साथ नहीं हुई,
एक पिक्चर शेयर की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रूडो के साथ हैंडशेक करते हुए, तो वो बॉडी लैंग्वेज ट्रूडो की बहुत अजीब सी थी। और वैसे भी भारत और कनाडा के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो मीटिंग इनकी नहीं हुई बायलैटरल। अदरवाइज जापान के वजीर आज़म के साथ भी हुई, अमेरिका के सदर के साथ भी हुई, फ्रांस के सदर के साथ भी हुई। तो बहुत अच्छी रिसेप्शन रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बहुत अच्छी मीटिंग्स रही। मैं ये समझता हूँ कि उनको जो अहमियत दी गई वो भारत को अहमियत देने वाली बात है, और वो अहमियत देना उनको बनता है। अगर भारत को अहमियत नहीं देंगे G7 के मेंबर्स, तो फिर वो खुद ही खसारे में रहेंगे। चलिए, G7 समिट के फौरन बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट हुआ, उसकी क्या अहमियत है इस मौके पर? देखिए, G7 के फौरन बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट हुआ। ख्याल था कुछ महीने पहले जब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया था कि शायद भारत भी उस पीस समिट में शिरकत करे। उन्होंने दावत भी दी थी, मगर भारत ने शिरकत नहीं की, चाइना ने भी शिरकत नहीं की। अब पीस किसके साथ चाहिए यूक्रेन को? रशिया के साथ चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो रशिया के साथ है। अब रशिया को इन्होंने बुलाया ही नहीं उस पीस समिट में, और रशिया आना भी नहीं चाहता था। तो अब जब रशिया उस टेबल पे, यानी पीस टेबल पे, जिस टेबल पे यूक्रेन को पीस चाहिए रशिया के साथ, रशिया को ना बुलाया गया है और ना रशिया मौजूद है, तो मेरी समझ से बाहर है कि ये पीस समिट फिर क्या मानी रखता है। इस पीस समिट की कोई अहमियत नहीं। अगर दो पार्टीज में, हाँ, अगर दो पार्टीज तो ही आपस में लड़ाई में हैं, वही टेबल पे मौजूद नहीं है, तो फिर पीस किसके साथ करना है? हाँ, तो अब वो मीडिया अपनी जो बातचीत वेस्टर्न मीडिया कर रहा है वो ये कर रहा है कि जी 90 से ज़्यादा मुल्क इकट्ठे हुए, 90 से ज़्यादा मुल्कों ने हमायत की है यूक्रेन की। तो अगर यूक्रेन की हमायत करने वाले लोग मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे, तो फिर रूस के साथ बातचीत कौन करेगा? और पीस कैसे पॉसिबल? पीस मुमकिन नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने भी जो शिरकत नहीं की, जो गैर हाजिर रहा है, वो ये सोच के ही रहा है कि भाई जब जिसके साथ आपने पीस करना है उसको तो आप बुला नहीं रहे, तो हमें बुलाने का क्या फ़ायदा। चीन तो इस वक्त रूस के बहुत करीब है। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी जो कि इससे रिलेटेड था कि भारत चीन ने यूक्रेन समिट में हिस्सा नहीं लिया। आप इसके ऊपर, आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं? इसका असर कैसा है और ये वजह क्या है? देखिए, वजह तो मैंने आपको बताई कि भारत ने भी ये सोचा होगा कि भाई जिसके साथ पीस करना है वो तो वहाँ है नहीं, और दूसरा भारत के रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के साथ भी बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, मगर जितने रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कारोबारी शराकतदारी है, मिलिट्री की शराकतदारी है एक लंबे अरसे से, दहाइयों से, वो कोई ओवर नाइट वेस्ट के कह देने से या यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के एक भारत के दौरा हो जाने के बाद तो बदल दी जानी थी। तो वो भारत ने अपने स्टैंड को बरकरार रखा कि भाई अगर तुम रूस को ही नहीं बुला रहे तो क्या फ़ायदा। अब ये यकतरफा ढोल पीटा है वेस्टर्न वर्ल्ड ने और उनके हामियों ने। इसमें सिर्फ भारत और चीन की ही गैर हाजिरी नहीं रही समिट में। इस समिट में इंडोनेशिया भी नहीं आया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा एलाय है एक तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा जो पीस समिट है, इसको वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न देश तो कह रहे हैं जी कि एक बड़ा सिग्नल है, हम इकट्ठे हुए हैं, रूस को मैसेज दिया। भाई ये मैसेज तो रूस को पहले भी मिल रहा था। आप असला भेज रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़, तो इससे बड़ा सिग्नल तो आप दे रहे हैं, यानी एंटी पीस है। आप असला भेज रहे हैं कि भाई आप रूस के ख़िलाफ़ इस असले को इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आप पीस की क्या तवक्को करेंगे। तो मैं पर्सनली नहीं समझता कि ये पीस समिट जो है इसकी कोई अहमियत थी अगर रूस को नहीं बुलाया गया, अगर रूस इस पे बैठने पे तैयार नहीं था। इस पे कोई खास नताइज की हामिल हो नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अनासर ही मुनासिब नहीं थे। अनासर भी मुनासिब नहीं है। जंग इसी तरह मुसलसल चल रही है, जंग को हवा भी वेस्टर्न दुनिया दे रही है, असला भी दे रही है। और समिट जो हुआ G7 का भी इससे 2 रोज़ पहले, उसमें भी यही कहा गया कि हम रूस का पैसा इस्तेमाल करेंगे
रूस के ख़िलाफ़ जो उनके फंड्स फ्रीज़ किए हुए हैं उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो हम यूक्रेन को देंगे, तो उसके बाद आप किस पीस की बात करते हैं? तो ये एक जोक था, मैं तो इसको एक जोक समझता हूँ। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत पाकिस्तानी सूरत हवाल से करते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इस दावे पर कैसे अमल करेंगे कि पाकिस्तान जल्द IMF की मदद के बगैर चल सकेगा, जिसका उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है और कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं। नवाज शरीफ ने भी एक ज़माने में कहा था कि भाई हम अपने पाँव पे इस तरह खड़े होना चाहते हैं कि IMF की हमें अमदाद ना लेनी पड़े। फिर इमरान खान ने तो बड़ खुल खिला के कहा था, उस वक्त जब वो अपोजिशन में थे नवाज शरीफ के ज़माने में, उन्होंने तो गालबन इस तरह की बात की थी कि ख़ुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, IMF के पास गए, फिर वो उन्होंने IMF के ख़िलाफ़ जो उनका प्रोग्राम था IMF के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ गए। तो फिर उन्होंने कहा जी कि IMF से हम अपने आप को पुल आउट कर लेंगे, लेकिन वो पुल आउट ना कर सके। और फिर एक निगरान हुकूमत बनी, तब भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी अंदाज़ा था कि हमें IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं। फिर इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 को, फिर उनकी हुकूमत दोबारा से बनी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम निकलना चाहते हैं। IMF का प्रोग्राम जहाँ कहीं भी नाफिज होता है, जिस मुल्क को भी लेना पड़ता है, वो बड़ा टफ़ होता है, उसके डिसीजंस बड़े टफ़ होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना जाए IMF के पास, लेकिन ये कोई पहली बार पाकिस्तान की लीडरशिप इस तरह की बात नहीं कर रही। पहले भी जैसा मैंने कहा कई लीडर इस पे ऐलान कर चुके हैं और अमल नहीं हो सका, इसलिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऑर्गेनिक इकॉनमी नहीं है, मांगे तांगे की इकॉनमी है, बहुत कर्जे हैं पाकिस्तान के सर पर, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रह पाती। हमेशा पाकिस्तान आर्मी उथल पुथल करती रहती है और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ बहुत ही स्टूपिड लेवल पे लड़ती रहती हैं। एक ज़माना था पीपल्स पार्टी और आजमा रहती। हाँ, एक ज़माना था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ बहुत लड़ती रहती थी। फिर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अब हमने नहीं लड़ना। तो ठीक है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, वो हर देश में होती है, लेकिन ये इस हद तक जाते हैं कि फिर एक पार्टी या एक ग्रुप जो होता है सियासतदानों का, वो फिर आर्मी की गोद में बैठ जाता है। जैसा हमने देखा एक ज़माने में नवाज शरीफ आर्मी की गोद में थे, बहुत पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो गोद में होते थे, फिर इमरान खान आर्मी की गोद में बैठ के प्राइम मिनिस्टर बने, अब वो जेल में हैं, अब वो आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं और उनकी भी मंशा ही है कि आर्मी उनको दोबारा अपनी गोद में ले ले। तो दर हकीकत पाकिस्तान इज़ बीइंग रन बाय आर्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ या किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये दावा करना कि जी हम IMF के प्रोग्राम से या उनके चुंगल से, वो जो कहते हैं, निकलेंगे, हालांकि उनका कोई चुंगल नहीं IMF का। आपकी ज़रूरत है, आपकी इकॉनमी इतनी बुरी है, मांगे तांगे की इकॉनमी, आपको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो IMF के प्रोग्राम से निकलने की अगर कोई नीयत पाकिस्तान आर्मी करे और उनकी विल और इंटेंशन हो तो फिर शायद मुमकिन है, मगर उनको इकॉनमी चलानी नहीं आती। आर्मी का काम इकॉनमी तो नहीं चलाना होता। मैं यही कहने लगी थी कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस वक्त संभाला जाए, चीजों को खड़ा किया जाए जी, उन्हें किसी मजबूत सिस्टम के तहत लाया जाए, सबसे पहले तो ये जरूरी है जी, फिर तो बाकी चीजों की बेहतरी मुमकिन है। इस सारी सूरत हाल में उनका ऐलान मेरा ख्याल है बस बराए ऐलान रहेगा, चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई भी ऐलान वो कोई गारंटी नहीं होता कि वो पाकिस्तान के मामलात को वो डायरेक्ट कर सकेगा या उसको इंस्ट्रक्ट कर सकेगा। पाकिस्तान में अगर कोई ऐलान मैटर करता है तो आर्मी का करता है। इवन पाकिस्तान की आर्मी भी जब डायरेक्ट रूल करती रही पाकिस्तान, अब वो इनडायरेक्ट रूल कर रही है, वो भी कोई ऐलान करती है तो वो भी अपने कहे पे अमल नहीं कर पाती, इसलिए कि उनका काम नहीं है जो वो काम करना चाहते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस ऐलान से हम ये बिल्कुल ना समझें कि पाकिस्तान कभी या मुस्तकबिल करीब में इस पोजीशन में होगा कि IMF के प्रोग्राम से निकल सके। आई डाउट इन इट। चलिए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो कि बढ़ता जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल की वॉर कैबिनेट तोड़ दी है, इसको हम क्या समझें? देखिए, इज़राइल की वॉर कैबिनेट जो है, जब से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को एक खौफनाक हॉरिबल
टेररिस्ट अटैक किया था इसराइल पे और मेरे ख्याल 1200-1300 लोगों को एक इंतहाई सफाकाना तरीके से हमास के, मैं तो वैशी कहूँगा कि वैशियों ने मारा था। तो उसके बाद ये जंग शुरू हुई। नेतन्याहू राइट विंग की पॉलिटिकल सरकार है और ये भी अनपॉपुलर है, मगर तब अपोजिशन इसराइल की और इसराइल ने ये तय किया था कि भाई अब चूँकि जंग का मोड है तो हम जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होंगी हम आपस में लड़ेंगे नहीं। तो एक वॉर कैबिनेट बनी जिसमें तमाम पार्टियों के लोग उसमें शामिल हुए, मगर पिछले दिनों गालिबन पिछले हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे वॉर कैबिनेट के, वो चले गए, नेतन्याहू से डिसएग्री किया सेटलर्स के इशू पे। क्योंकि इसराइल की जो पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी है वो बहुत डिवाइडेड है, बहुत इश्यूज़ हैं, सेटलर्स के इश्यूज़ हैं, नई जो उनकी सेटलमेंट्स हुई हैं उसमें से दुनिया कहती है कि आप निकलें, कुछ इसराइल की लेफ़्ट की पार्टियां कहती हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे, फिर जो इसराइल की राइट की पार्टियां हैं जैसे नेतन्याहू की पार्टी है और कुछ राइट की पार्टियां वो कहते हैं नहीं हम अपने सेटलर्स को पूरी प्रोटेक्शन देंगे। फिर ये गज़ा पे अटैक के बाद रफ़ा पे अटैक की जब सूरत हाल बनी तो अमेरिका ने भी धमकी वमकी दी नेतन्याहू को, मगर इसराइल को आगे एडवांस करना पड़ा अपनी अटैक के सिलसिले में। उनका ये कहना था कि रफ़ा में भी हमास के बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, हम उनको बाहर निकालेंगे, मारेंगे वगैरह वगैरह। तो अब पॉलिटिकल क्राइसिस इसराइल में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों हमने सुना कि कुछ हमास की लीडरशिप की तरफ से कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि उन्होंने कहा कि हम एग्री करते हैं इंटरनेशनल शराइत पे हॉस्टेज को छोड़ने की बात या और कुछ बातों पे, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो वार कैबिनेट डिज़ोल्व की है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, तो इसका मतलब ये है कि उन पे अंदरूनी यानी इसराइल के अंदर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, पार्लियामेंट में दबाव बढ़ता चला जा रहा है और उनके हामी कम होते जा रहे हैं। और वैसे तो वो बड़े सीजन प्राइम मिनिस्टर हैं, कई बार पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इसराइल के, मगर उनके लिए चैलेंजेस भी हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका और अरब वर्ल्ड ये मिल के हमास को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे। लग रहा है किसी हद तक मजबूर कर रहे हैं, चूँकि हमास की भी कमर टूट गई है जिस तरह के इसराइल के अटैक हुए हैं, और इसराइल के अंदर भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है नेतन्याहू की सरकार पे। तो ये ऑफ कोर्स ये प्रेशर अगर हमास के ऊपर है किसी और वजह से, तो किसी और वजह से इनके ऊपर है, इंटरनेशनल प्रेशर है। हज़ारों फ़लस्तीनी जो आम लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं और मेरा ख्याल सैकड़ों जो इजरायली फ़ौजी हैं वो भी मारे जा चुके हैं और काफ़ी नुकसान दोनों तरफ जानी माली हो चुका है। और दुनिया ये चाहती है कि ये जंग रुके और अब इस जंग को रोकने के लिए जो एक ख़ुद से कई अमल हो रहे हैं, क्योंकि हमास भी थकता चला जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार भी थकती चली जा रही है। तो इस वार कैबिनेट के टूटने के बाद मुझे लगता है कि इजराइल का ये जो करंट क्राइसिस है ये अब किसी नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमास और जहादी ग्रुपों की उस इलाके में बदमाशी वो भी कम नहीं होगी और जब उनकी बदमाशी होगी, जैसा कि हम माजी में देखते रहे हैं, फिर इजराइल का क्रैकडाउन भी बड़ा सख्त होगा। चलिए आखिर में होमलैंड कनाडा की सियासत पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए कि कनाडा की सियासत के ऊपर खालिस्तानी अनासर क्यों हावी हैं। देखिए, अभी हमने रिसेंटली फिर देखा पैट्रिक ब्राउन जो मेयर ब्रैम्पटन है, उनकी भी एक ट्वीट थी भारत में 1984 के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, मगर वही लफ्ज़ बलफ्ज़ ट्वीट कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर टिम ओपल की भी थी। तो इससे ये हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इनकी ट्वीट्स लिखने वाले जो मास्टर्स हैं वो कुछ और लोग हैं जो एक ही ज़ुबान में ट्वीट उनको लिख के दे रहे हैं। हो सकता है इन दोनों लीडर्स के अलावा भी कुछ लोगों ने वो ट्वीट लिखी हो। तो ये बात तय है कि कंजर्वेटिव पार्टी हो, एनडीपी के जगमीत सिंह, तो वो तो लगता है खालिस्तान के इनडायरेक्ट स्पोक्स पर्सन ही बने हुए हैं, चूँकि एक कनाडा की वो सबसे तीसरी बड़ी जमात के वो लीडर हैं
मगर उनका रवैया जो है वो बिल्कुल ही बहुत पैटी है, बहुत ही सुपरफिशियल है। यानी उनको सिर्फ इंडिया इंडिया, अगर वो फॉरेन इंटरफेरेंस की बात भी करेंगे तो वो सिर्फ कहेंगे मैं विक्टिम हूँ इंडिया के हवाले से, इंडिया में मेरे ऊपर निशाने लगाता रहता है। अच्छा, अगर देखिए दुनिया भर की कम्युनिटीज़ यहाँ बसती हैं, यूक्रेनियन रहते हैं, जूश बरादरी है, आर्मीनियन है, दुनिया भर की कम्युनिटीज़ रहती हैं। इसी तरह भारतीय डायस्पोरा के यहाँ पे 1.5-2 मिलियन लोग रहते हैं डिफरेंट जगहों पे। उनमें सिख बरादरी है, सिख बरादरी की अक्सरियत जो है वो प्रो इंडिया है। उनमें से कुछ छोटी परसेंटेज खालिस्तानी एलिमेंट्स की है, और वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो वोकल हैं, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा दिखते हैं। और वो अगर चंद हज़ार भी ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे तो अच्छा खासा नंबर है, चंद हज़ार ऑर्गेनाइज लोगों का ग्रो बहुत बड़ा ग्रो होता है। तो वो अब कनाडा की सारी मेन पॉलिटिकल पार्टियों में अपना असर डालते हैं। अच्छा, मुझे उनके अपने खालिस्तानी इशू पे बात करने पे कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है एतराज़, मगर उनको बात करने का हक़ है, इस हद तक मैं ये मानता हूँ। मगर जब वो टेररिज्म की बात करते हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, ग्लोरिफिकेशन एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो ये हक़ उनको हरगिज़ हासिल नहीं है। ये बात मैं एज अ कैनेडियन कह रहा हूँ, मैं एज अ साउथ एशियन नहीं कह रहा। ये किसी कैनेडियन ग्रुप को हक़ हासिल नहीं है, सिर्फ खालिस्तानी ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी ग्रुप को ये हक़ हासिल नहीं है जो मेरे देश कनाडा का ग्रुप हो, जो एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म की बात करे। वो नहीं कैनेडियन दिल से, वो ग्रुप मैं नहीं मानता उनको। आप ज़मीन के साथ लॉयल नहीं, ठीक है ना, मतलब आप ज़मीन की सिर्फ बात नहीं, इस मुआशरे की बात है। ठीक है, यहाँ पे सब कम्युनिटीज़ के कोई ना कोई बैगेज हैं, कोई पाकिस्तानी अपने बैगेज लेकर आए हुए हैं, आर्मीनियंस के हैं, यूक्रेनियंस के हैं, ज्यूश के हैं, सीरियंस के हैं, सब लेकर आए हुए हैं अपने अपने बैगेज। मगर कनाडा की पॉलिटिक्स उन बैगेज पे रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए कि एक तीसरी बड़ी पार्टी का जो लीडर है जगमीत सिंह, वो सिर्फ खालिस्तानी इश्यूज़ पे ही बातचीत करता रहे, उसको इसके अलावा बाकी बातें भी वो करता है, हाउसिंग की ये वो, लेकिन सबसे बड़ा मसला उसका जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट है। इसको मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ, कि जो उसका पर्सनल ग्रज वाला मामला है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कनाडा, कैनेडियन इंटरेस्ट, कैनेडियन इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, अब इसी तरह जगमीत के अलावा भी लिबरल पार्टी में भी एलिमेंट्स हैं जो सुबह शाम यही बात करते रहते हैं, जैसे उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी में भी एलिमेंट्स हैं। तो कनाडा की पॉलिटिक्स, चलिए इससे खालिस्तानी एलिमेंट से हट के भी देख लें, इसमें इजराइल और हमास का भी आजकल जो टेंशन चल रही है मिडल ईस्ट में, उसका भी हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो कैनेडियन पॉलिटिक्स में ये जो हैं इम्पैक्ट्स वो हैं, यूक्रेनियंस का नज़र आ रहा है। तो इन सब बातों के साथ साथ चूँकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत हावी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो कैनेडियन इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फॉरेन इश्यूज़ हावी आ रहे हैं। अच्छा, ये सब पॉलिटिशियंस ना आजकल बहुत बातें करें फॉरेन इंटरफेरेंस की, ये फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत है, ये खुद फॉरेन इंटरफेरेंस को प्रमोट कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जस्टिन ट्रूडो से लेके जगमीत सिंह तक, सारे पॉलिटिकल लीडर्स और इवन कंजर्वेटिव पार्टी के भी बहुत सारे लोग, वो खुद से क्रिएट कर रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस के इशू इन कैनेडियन पॉलिटिक्स, इन कैनेडियन पार्लियामेंट। तो कनाडा की पॉलिटिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं ये बड़े अफसोसनाक हैं और शर्मनाक हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर ये जो फॉरेन इश्यूज़ हैं उनको इतना ज़्यादा वो हाईलाइट कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द उसको घुमा रहे हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अब ख़त्म होने चाहिए। इनफ इज़ इनफ। एज अ कैनेडियन मैं कह रहा हूँ, इनफ इज़ इनफ। आज के बिला तकल्लुफ़ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तबसरे करते ही रहेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.